बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 मई और पाकिस्तान में जुमे की रात। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले तो इस वक्त की सूरत हाल आपके सामने रखनी है। जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इंडिया में सायरन बज रहे हैं, ब्लैकआउट है और चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर इंडिया पर हमला कर दिया है। इसके साथ ही साथ कर्नल सोफिया कुरैशी वो आज बहुत परेशान नजर आई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और शिकायत लगाई है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के जो लड़के हैं और लड़कियां भी हैं जाहिर है उसमें, ये तंग कर रही हैं और छेड़ते हैं बार बार इंडिया को, और कहा है कि 300 के करीब ड्रोन इन्होंने अब इंडिया की तरफ भेज दिए हैं। इसमें कितनी सदाकत है, हकीकत है, नहीं है, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने शुक्रिया अदा करना है एक शख्सियत का, और आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। एवीएम एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद उन्होंने बहुत ही भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कम थी, थ्रिलर मूवी का सीन था। आपके रोंगटे भी खड़े होंगे, आपको उसमें सस्पेंस भी होगा, मजा भी आएगा। लेकिन पूरी मंजरकशी की उन्होंने, और एप्रिसिएशन पाकिस्तान एयरफोर्स की भी बनती है सारी परफॉर्मेंस पर, एवीएम औरंगजेब अहमद की भी बनती है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे शुक्रिया अदा करना है डीजी आईएसपीआर साहब का। अब आप कहेंगे कि डीजी आईएसपीआर बीच में कहां से आ गए, उनका शुक्रिया क्यों अदा करना है? तो शुक्रिया सबसे पहले तो उनका ये कि वो हमारा व्लॉग देखते हैं और उसके बाद हमारे साथ उनकी चले नाराजगी ही सही, लेकिन हमारी बात सुनते हैं और मानते भी हैं। कुछ नहीं मानते और कुछ मानते हैं। तो हमने उन्हें कल ही कहा था कि बराए मेहरबानी जरा खुद थोड़ी सी जगह दीजिए और यहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स को आकर बैठ के बात करने दीजिए, क्योंकि जंग इस वक्त जो अभी तक की जंग है वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स ही लड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की बर्री फौज या पाकिस्तान की नेवी किसी सूरत भी कमतर है या उनकी अफादियत नहीं है, लेकिन इस वक्त मिसाइलों की जंग हो रही है, हवाई जहाजों की, फाइटर जेट्स की जंग हो रही है और ड्रोन्स की जंग हो रही है। तो ये सारे का सारा तकरीबन ज्यादा जो ये एरिया है ये एयरफोर्स का ही बनता है। तो डीजी आईएसपीआर खुद रोज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जाहिर है वो इन मामलों को उस तरह तो नहीं जानेंगे जैसे एक एयरफोर्स के ऑफिसर जानेंगे। और अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूंगा कि जो उनका सियासी किरदार रहा है, जो उन्होंने सारा कुछ 9 मई और उसके बाद जितना भी बहतानबाजी और इल्जाम तराशी और इंतशारी टोला और पूरी कौम के साथ जो कुछ सोशल मीडिया, जो कुछ भी डीजी आईएसपीआर का स्कोर कार्ड है, उसमें वो इस वाले मामले में जरा थोड़ा सा पीछे रहे तो बेहतर होगा। एयरफोर्स को मेन वो जो प्लेटफॉर्म है वो दें और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डीजी आईएसपीआर साहब का कि उन्होंने, हमने कल ही ये रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने सुनी, मानी और आज पाकिस्तान एयरफोर्स को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका दिया। फर्क साफ जाहिर है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे अगले दिन ही सुबह होनी चाहिए थी, ये थोड़ी सी हमारी देरी है। जब उस तरफ इंडिया की एक विंग कमांडर, या मुझे याद नहीं उनका एग्जैक्टली क्या होता था, और उसके साथ कर्नल सोफिया जो कुरैशी हैं, ये जब कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उससे पहले या बाद में चले उससे बात कर लेते। एक पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस यही वाली उस दिन आनी चाहिए थी, लेट हुई। हम कम्युनिकेशन के चले एक्सपर्ट ना भी सही, इस फील्ड में काम किया हुआ है, पढ़ा है, तो जो मुक्का हम बाद में मारते हैं वो जाया हो जाता है वक्त पर। पंजाबी में भी, ये कोई अंग्रेजी की बातें नहीं है, सिर्फ लीडरशिप में नहीं पढ़ते, ये गांव में भी आपको सिखा दी जाती है कि फल मौसम दा ते गल वेले दी। तो इसलिए जो वक्त पर बात है वही मजेदार रहती है। लेकिन बहरहाल फिर भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डीजी आईएसपीआर का कि उन्होंने बात मानी और मौका दिया। एक बात उन्होंने नहीं मानी, उस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले जरा आपको ये बता दें कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले तो हम सताइश करते हैं एवीएम औरंगजेब अहमद की और उनकी पूरी टीम की। वो मेरा ख्याल डिप्टी जो हेड हैं एयर ऑपरेशंस, जो भी ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उसके वो डिप्टी हेड हैं या नंबर 2 हैं, जो भी उनका डेजिग्नेशन है उसमें, और एयर वाइस मार्शल हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। उन्होंने आज पूरा ब्रीफ किया कि कैसे ये राफेल जहाज गिरे, ये सब कुछ क्या हुआ। तो जो तफसीलात उन्होंने दी, वो तफसीलात उन्होंने ये दी कि उस रात जब इंडिया ने जाहिर है हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, उस रात 12:30 बजे के करीब, काम तो पहले शुरू हो गया था, लेकिन 12:30 बजे के करीब जो फॉर्मेशन लगाई इंडिया ने अपनी तरफ, ये उन्होंने तस्वीर भी दिखाई, जो फॉर्मेशन उन्होंने लगाई इंडिया ने अपनी तरफ, उससे हमें अंदाजा हुआ कि ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो हमने भी अपनी तैयारी की। उन्होंने कहा, उन्होंने ये बताया कि इन्होंने टोटल जो है वो 60 जो फाइटर जेट्स थे वो इन्होंने प्लेस किए पाकिस्तान के करीब। प्लेस का मतलब है स्क्रैम्बल कर रहे थे, हवा में थे, मीन सारे एक्टिव थे। जाहिर है जो नीचे पार्क हैं वो तो इनको नहीं पता चलेंगे ना, जब वो स्टार्ट होंगे, फ्लाई करेंगे, तो तभी पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार पर आएंगे। तो ये तकरीबन 60 जहाज उस वक्त उड़ रहे थे और इनमें 14 के करीब जो है वो राफेल थे। ये मतलब इतना प्रिसाइजली पाकिस्तान एयरफोर्स उन्हें मॉनिटर कर रही थी। तो 60 टोटल जहाज हवा में उड़ रहे थे उस टाइम, या एक्टिव थे, जो भी उनकी पोजीशन होगी, कॉम्बैट एक्टिव थे वो, और उसमें 14 राफेल थे। और उन्होंने कहा कि जब हमने ये सूरत हाल देखी तो हमने भी अपनी पहले से तैयारी कर रखी थी। तो 60 के मुकाबले में हमारे 42 स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारे पास जो भी जहाज हैं, जाहिर है J-10 है, F-16 भी हैं, फिर और भी मीन बहुत सारे जो हमारे पास JF-17 है, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट जो है, जो लगता है कि राफेल और सबके साथ टकरा सकता है। तो 42 जहाज हमारी तरफ से अलर्ट थे और वो इन एक्शन हो गए। अब जैसे ही उन्होंने 12:30 के बाद ऑपरेशन शुरू करना था तो उन्होंने 12 और जहाज इसमें ऐड किए। तो 60 एंड प्लस 12, तो ये जहाज आपके सामने हो गए तकरीबन 72। और कोई 72 के अंदर 42 जो है वो पाकिस्तान की तरफ से थे, जो, और बाद में जाहिर है पाकिस्तान ने भी और ऐड किए होंगे। जब वहां से ऐड हुए उतने तो नहीं कर सकते थे, लेकिन को 10-12 और ऐड किए होंगे पाकिस्तान ने भी। तो ये एक पूरी सूरत हाल रात 12:30 पौने 1 बजे ये बन गई पाकिस्तान के अंदर। एंड उस वक्त जाहिर है इंडिया ने अपना हमला जारी कर दिया और पूरा 1 घंटे से ज्यादा
1 घंटे से ज्यादा दूबदू लड़ाई हुई है इन तमाम फाइटर जेट्स की एक दूसरे के साथ। मीन उस तरफ से 70 फाइटर जेट्स, इस तरफ से 42 या 50 या 55 फाइटर जेट्स, इनकी दूबदू लड़ाई हुई है पाकिस्तान की सरहद के उस पार। वो रहे ना, उन्होंने सरहद क्रॉस की ना हमने की। उसकी वजह यह है कि सरहद के अंदर तो अगर आप शूट होते हैं तो आपका मलबा भी अपने मुल्क में गिरता है, आप खुद भी अपने मुल्क में गिरते हैं, लेकिन जैसे ही आप सरहद के पार जब पहुंचते हैं तो फिर अभिनंदन वाला काम होता है और कोई भी वो वाली हजीमत नहीं उठाना चाहता। दोनों जो एयरफोर्स हैं, इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स, दोनों को सबक है जो पाकिस्तान ने उनका पायलट पकड़ लिया था। अब जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की पहले पॉलिसी ये थी, जब ये जहाज आए, लाइक ये 60 जहाज आए और हमने भी अपनी तरफ से 42 जहाज प्लेस किए, तो पहले था कि हमने डेटर करना है, डेटरेंस जो है उसके ऊपर भी हमने अपना दिफा करना है। फिर उन्होंने बताया कि जो मौजूदा एयर चीफ है बाबर सिद्धू साहब जो हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, अब वी विल गो फॉर द किल, और स्ट्रेटजी उसमें यही थी कि मारो या मर जाओ। अच्छा, अब उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया कि अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें अगर आप शूट नहीं करते तो आप शूट कर दिए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इतना पहले तो मैनुअल होता था, इलेक्ट्रॉनिक भी होती होंगी चीजें, लेकिन मैनुअल काफी काम था। अब तो ये कहा जाता है कि नीचे जमीन से बैठ के आप लॉक करवा सकते हैं, ऊपर सैटेलाइट और सारी जो भी कैलकुलेशंस करके आप जमीन से बता सकते हैं कि इस एंगल पे आप फायर कर दें और वो जहाज को लगेगा। तो इसमें या तो आपने फायर करना है या आपने फायर खाना है, मीन मारो या मर जाओ, यही स्ट्रेटजी इसमें काम आ सकती है। तो फिर एस्केलेट कर दिया गया अपनी स्ट्रेटजी को, या ऑफेंसिव कर दिया गया, और हिकमत अमली जो है वो दिफा करने की बजाय वो हिकमत अमली तबाह करने की स्ट्रेटजी पर चली गई। उसके बाद ये कॉम्बैट शुरू हुआ। इस कॉम्बैट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 1 घंटे तक उन्होंने ये बात बताई कि कॉम्बैट जारी रहा। और ये तमाम जो तफसील दे रहा हूं आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने पहले भी सुन रखी है, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, या आपने पहले हमारे ही व्लॉग में सुनी है। हालांकि हमें कोई एयरफोर्स के अंदर से टिप नहीं आई थी, लेकिन जो हम इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं, इंटरनेशनल जो भी एक्सपर्ट है उनसे बात करते हैं, फिर न्यूज़ वीक ने एक पूरी की पूरी स्टोरी पब्लिश की थी कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सबसे बड़ी डॉग फाइट थी और बहुत ही इफेक्टिव डॉग फाइट थी। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक इतने बड़े नंबर्स में एक ही दफा जहाज, जो 125 या 120 के करीब जो जहाज हैं, वो एक दूसरे के साथ नबरदस्मा नहीं थे, एक ही वक्त में फजा में थे। पाकिस्तान में कई लोगों ने कहा कि अगर एक ही वक्त में ये जहाज फजा में होते तो गिल साहब ये नजर आ रहे होते, टिकटॉक बन जाती। कईयों ने कमेंट किए होते, नहीं ऐसा नहीं है, ये जहाज गुजरांवाला के ऊपर आके आपके ऊपर नहीं उड़े या लाहौर पे नहीं उड़े, ये जहाज उसी तरफ कश्मीर की तरफ ही कॉम्बैट में थे, और जरूरी नहीं कि ये सारे इकट्ठे उड़ रहे थे। जाहिर है जब ये स्क्रैम्बल कर रहे होते हैं तो इनके अपने अपने तरीके हैं। और उस रात वैसे तो आपने मिसाइलों की भी वीडियो नहीं बनाई सबने, कुछ बनी जहां पर आकर गिरे, तो उसको इस हिसाब से देखिए कि आप सब सो रहे थे उस वक्त, ये रात का लेट रात का वक्त था, तो ये उस वक्त कॉम्बैट हुआ। और इसमें गलत बयानी इसलिए नहीं कर सकता कोई कि सब कुछ सैटेलाइट पर होता है, पाकिस्तान एयरफोर्स भी नहीं कर सकती और इंडियन एयरफोर्स भी नहीं कर सकती। बहरहाल उन्होंने बताया कि जब ये फिर कॉम्बैट हुआ तो उसमें मिग 29 LOC से 8 मील उस तरफ को गिराया गया। उन्होंने बाकायदा उसकी लोकेशन थी कि जो मिग 29 उनका जहाज था गालिबन सबसे पहले वो गिराया गया, वो 8 मील इंडियन सरहद से उस तरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल, सरहद तो नहीं है वो, लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है, श्रीनगर के करीब वो गिराया गया। फिर जो Su-30 है उनका, जो रशियन प्लेन है, दूसरा नंबर उसका लगा, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उसी तरफ, इंडिया की तरफ ही, श्रीनगर से 25 किलोमीटर, 25 माइल, एयरफोर्स माइल्स के अंदर करती है सारी बात, तो 25 माइल जो है वो दूर वो जहाज गिराया गया। फिर राफेल जो है वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के उसी तरफ गिराया गया, और वो श्रीनगर से कोई 54 मील जो है वो दूर गिराया गया। ये 3 जहाज जो है ये गिराए गए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये जो डॉग फाइट हुई। एक जहाज बठिंडा में गिराया गया, उसका भी रैकेज आपने बठिंडा में देखा है और बाद में उसको कंफर्म भी किया इंटरनेशनल। तो ये 4 जहाजों का रैकेज तो मालूम है, और ये जो 3 मकबूजा कश्मीर में है, ये उसी वक्त अगले दिन सुबह को BBC के मसरूर अहमद ने भी रिपोर्ट की थी और दूसरे लोगों ने भी, और उन्होंने 3 मुकामात पर जहाजों के या रैकेज के गिरने की, कम से कम जहाजों की नहीं तो रैकेज के गिरने की 3 डिफरेंट मुकामात के ऊपर जो है वो कंफर्मेशन दी थी। तो ये चीज तो क्लियर होती है, और अब तो खैर पूरी दुनिया जो है वो 4 के ऊपर तो कम से कम इत्तफाक कर रही है कि 4 जहाज गिराए गए। तो ये थी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी। फिर उन्होंने मजीद इन्फॉर्मेशन ये दी कि जो राफेल थे वो जाहिर है 14 थे, और उनकी फॉर्मेशन होगी, मुझे नहीं पता 3-3 के या 5 के या 4 के, किस, ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन वो फॉर्मेशन के अंदर होते हैं जहाज। तो उनकी जो फॉर्मेशन में से जो जहाज गिरा, उनका जो फॉर्मेशन लीडर था, उसकी उन्होंने ऑडियो भी सुनवाई, जो वो जाहिर है आपस में भी एक दूसरे से बात कर रहे थे और नीचे अपने कंट्रोल टावर से भी बात कर रहे थे। उसको जैम या उसको स्कैन या जो भी आपने कहना है, उसको हाईजैक किया हुआ था, जो भी आपने उसको कहना या हैक किया हुआ था, कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स से रिकॉर्ड कर रही थी, सुन रही थी उनकी एक दूसरे से बातचीत। तो जब राफेल गिर गया तो उनका जो फॉर्मेशन का हेड था, मीन वो जो 4 जहाज या 5 जहाज में उनको जो लीड कर रहे थे साहब, उन्होंने अपने दूसरों से पूछा। उन्होंने एक तो बताया कि वो खैरियत से हैं और उन्होंने अपना जो भी उनको मिशन था वो सही तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक जहाज को उन्होंने फजा में ही फटते देखा है या डिस्ट्रॉय होते देखा है, और उन्होंने अपने डिफरेंट जो फॉर्मेशन में दूसरे लोग थे उनसे उनकी वेयरअबाउट्स दिए कि वो खैरियत से हैं। तो एक का उनमें से वेयरअबाउट उनको वापस सुनाई नहीं दिए गए, बताया नहीं गया, जवाब नहीं आया। ये सबूत अब AVM औरंगजेब अहमद ने पाकिस्तान एयरफोर्स से आज पूरी कौम के सामने भी और इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी पूरे सबूतों के साथ ये सब कुछ सामने रखा। इफेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आई मस्ट से कि बड़ी प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और थोड़ा सा AVM औरंगजेब जो है वो उसमें मजाक पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। AVM साहब ये आपने दोबारा नहीं करना, आपने सिर्फ उसी पे बात करनी है जो आप कर रहे हैं। मजाक शजाक इनका हम बहुत जबरदस्त उड़ाते हैं, हम एक पंजाबी में व्लॉग करते हैं, इसी काम के लिए करते हैं। आपने इनको बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ नहीं बताना, वो हम पे छोड़ दीजिए। बाकी कौम सारी टिकटॉक भी बनाती है, वीडियोस भी बनती हैं। आपने प्रोफेशनली अगली दफा भी जब आना है इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देनी है, और इस चक्कर में नहीं पड़ना कि हंसने के लिए हमें मौका दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। स्टे प्रोफेशनल विच यू आर। जिस तरीके से आपने बेहतरीन तरीके से आज एक थोड़ी सी ताज़ा हवा थी कौम के लिए भी, आलदो के साथ हमारे DG ISPR बैठे हुए थे ताकि आपको नजर ना लग जाए, इसलिए वो साथ बैठे हुए थे, अच्छा किया उन्होंने। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि चले, वैसे वो सुनते नहीं, जिद्दी बड़े हैं, लेकिन चले हमारी इतनी बात उन्होंने सुनी, मेहरबानी की
कि अब जमाना बदल गया, एक जंग आप जो लड़ नहीं रहे, मतलब कि हमारी बड़ी फौज अभी तक मैदान में उस तरीके से है नहीं। आई अंडरस्टैंड कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गोलाबारी हो रही है, उस हद तक वो जरूर ब्रीफिंग दें, लेकिन जो मेजर जंग है वो पाकिस्तान एयरफोर्स लड़ रही है इस वक्त, तो उन्हीं को बात बताने दें। अब ये जो सारी बातें जो एवीएम साहब ने बताई हैं, वो सारे ना नेवी वाले बता सकते हैं ना बड़ी फौज वाले बता सकते हैं, उनका काम है वही बताएंगे। वैसे जो मैं आपको बताऊं कि जो मौजूदा एयर चीफ हैं उनसे मेरी बहुत मुलाकातें रही हुई हैं, मीन प्रोफेशनली भी रही हुई हैं, ज़ाती हैसियत में भी रही हुई हैं। बड़े वो उनको बड़ा इंटरेस्ट है आज की मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, और उनको ना सिर्फ उनको पढ़ने पढ़ाने का इंटरेस्ट है बल्कि उनको उसको शेयर करने का भी इंटरेस्ट है। और कुछ लोगों में ये आर्ट होता है, इस लंबी हो जाएगी बात, इस टाइम दोबारा ये बात आपके सामने करूंगा कि जो टेक्निकल जॉर्गन्स होते हैं वो अगर आप इस्तेमाल करें तो जो लेमैन होता है, जैसे हम लेमैन, हमें एयरफोर्स का नहीं पता, एरोनॉटिकल्स का नहीं पता, हमें क्या पता कि ये सब कुछ क्या होता है। तो जो असल आर्ट होता है वो ये होता है कि जिस बंदे को किसी बात का नहीं पता आप उसे भी समझा दें। तो जो मौजूदा एयर चीफ हैं उनमें ये सलाहियत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने उनके साथ जब इंटरेक्ट किया और 1-on-1 भी हमारी बड़ी लंबी गप्पें लगती रही एक दो दफ़ा, तो उसमें मीन एक दफ़ा शायद हम कोई 1.5-2 घंटे के लिए ये सारे जो पाकिस्तान के माशाल्लाह हमारे पास जो ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है, तो उनका जो ज़ाहिर एयर चीफ है तो उनका अपना इंटरेस्ट और उनकी कैपेबिलिटी तो उसमें है, लेकिन असल कैपेबिलिटी मुझे जो उनकी पसंद आई थी वो ये थी कि वो मेरे जैसे लेमैन जिसको एयरफोर्स का जहाज़ों का कुछ पता नहीं, तो ही कुड एक्सप्लेन टू मी वेरी ईजीली, और उनको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी एक्सप्लेन करने में, और मुझे चीज़ें समझ आ रही थी कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल, रडार सिस्टम्स या दूसरी तमाम चीज़ें। तो वापस आते हैं, तो ये आज सबूत रखे गए, ऑडियोज रखी गई, और फिर वो जो PL-15 वो जैसे हम जाहिर उतनी तफसील में तो आपको नहीं बता सके थे, उन्होंने कहा वो दरमियान से ब्रेक नहीं होता, उसका रंग सफेद नहीं होता जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन हमने कम से कम जो जिसे पंजाबी में कहते हैं जट जफा लगाना, तो हमने जट जफा लगाया था कि वो 4 मीटर का होता है, वो बहुत छोटा था, तो वो चीज़ें क्लियर हुई। तो जो कल हमने आपके सामने सारी तफसील रखी थी, न्यूज़ वीक की स्टोरी और दूसरी स्टोरीज, वो आज एवीएम औरंगजेब अहमद साहब ने भरपूर तरीके से कवर की। स्टार परफॉर्मेंस थी आपकी तहसीन, आपकी एयरफोर्स की तहसीन जो आप काम कर रहे हैं। अब आते हैं कि उन्होंने हमारी बात कौन सी नहीं मानी। बात उन्होंने ये नहीं मानी कि उन्होंने आज फिर छोटी सी मेज सामने रखी हुई थी, पीछे झंडे पे झंडा चढ़ा हुआ था, एवीएम साहब के पीछे नेवी का झंडा था, थोड़ी सी साइड पे मेरा एयरफोर्स का भी था उनके कंधे की तरफ, लेकिन बिल्कुल पीछे नेवी का झंडा था, तो थोड़ी तरतीब ठीक करनी चाहिए थी। नेवी वाले साहब के पीछे नेवी का झंडा होना चाहिए था। अगर आप कहते हैं कि नेवी वाले साहब ने उधर ही बैठना था, तो फिर जिधर झंडा था उस तरफ नेवी वाले साहब को, मीन अगर झंडा वही रहना था, झंडे की तरतीब नहीं बदलती। पाकिस्तान में रेड टेपिज्म बड़ा है, झंडा यहाँ लगना है, यहीं लगना है। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब मैंने काम शुरू किया तो वहां पर एक ही झंडा प्राइम मिनिस्टर के पीछे लगाया जाता था, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का झंडा और एक पाकिस्तान का झंडा, तो 2 झंडे लगाए जाते थे। तो मैंने कहा कि हमें झंडे ज्यादा लगाने चाहिए, तो वो बड़ा लंबा काम हुआ था, उसके ऊपर काफी लेदे के बाद मैं उस में कामयाब हुआ था ज्यादा झंडे लगाने में, और फिर बाद में जब वो लग गए और उसकी एक बेहतर लुक आई तो फिर सबने पसंद किया, लेकिन शुरू में वो टैबू तोड़ना खासा मुश्किल था। फोर्सेज में क्योंकि इनके पास डिफरेंट फोर्सेज है, तो इसलिए इनके पास मेरे 4 या 5 झंडे हैं पीछे, तो उसकी तरतीब सर आइंदा ठीक करें, एयरफोर्स वाले को एयरफोर्स के सामने बिठाएं। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट दैट शोज प्रोफेशनलिज्म, दैट शोज के ये आपका काम नहीं है, डेफिनेटली ये आपके किसी मेजर साहब का काम है, किसी कर्नल साहब का काम है जिसने ये सारा कमरा शमरा सेट किया आपके लिए। किसी खातून को लगाइए, कोई होंगी आपके पास ऑफिसर्स, उनकी हम मर्दों से ज्यादा, मैं हरगिज मर्दों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जो प्रोफेशनल सेंस इस चीज में होती है वो ज्यादा बेहतर होती है। ये जो ऑर्गेनाइज करने में चीजें वो उनकी बहुत बेहतर हमसे सेंस होती है। एटलीस्ट दैट इज माई, अब मेरे भी फतवा लगा दीजिएगा मर्दों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं ओवरऑल ओपिनियन नहीं दे रहा। और जो मैंने लीडरशिप में पढ़ाया उसमें भी मुझे यही समझ आई कि उनको वो मल्टी डायमेंशनल होती हैं, तो उनको ये खवातीन को ये हमारे ऊपर एडवांटेज, मर्दों के ऊपर ये जरूर होता है। तो एक तो झंडे ठीक कीजिए, मेज बड़ा कर लीजिए बड़ी मेहरबानी करके। मैंने आज ही एक डॉक्टर साहब हैं जो एयरफोर्स में बड़ा इंटरेस्ट है, उनके वालिद साहब एयरफोर्स में रहे हैं, नाम इसलिए नहीं बता रहा कि चुके ना जाएं कहीं, अगर आप चाहें तो उन्होंने मुझे फोन करके आज कहा कि ही इज रेडी टू रीवैम्प दैट होल रूम। तो अगर आप ये चाहते हैं, क्योंकि वो एयरफोर्स के सन ऑफ एयरफोर्स हैं, तो वो चाहते हैं कि अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो वो पूरा रीवैम्प करके दें आपको, एक प्रोफेशनल रूम जिसमें टेबल हो, सब कुछ हो। वो यहाँ फिजिशियन है अमेरिका के अंदर, एंड ही इज रेडी टू बेयर ऑल द कॉस्ट। उन्होंने आज मुझे फोन किया, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो एयरफोर्स के पास तो मेरा नंबर है, आप मुझे एक मैसेज कर दें, मैं उनका नंबर आपको डायरेक्टली दे दूंगा, लेट हिम सर्व। लेकिन ये जो आज भी आपने काम किया हुआ था, कोई आपने 4 फुट का मेज आगे रखा हुआ था, उसमें एवीएम साहब को तकरीबन बाहर कढ़िया हुआ थी मेज, तो वो बिल्कुल नुक्कड़ पर बैठे हुए थे बेचारे, जैसे वो आपको पता है ना, नया बच्चा स्कूल में दाखिल हो तो वो सारी क्लास भरी हो तो डेस्क पे उसको आखिर पे बारी आती है, और इसी तरह नेवी वाले साहब भी उस तरफ ही थे। तो आप ठीक थे दरमियान में, लेकिन आप दोनों तीनों के दरमियान में जगह भी कम थी जाहिर है। तो जरा कमरा इसको चेंज करिए, जिसने भी बनाया था पहले बनाया था, इतना कुछ हम कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, ये इसकी इस पैसे से कौन को कुछ नहीं हो जाना एक मेज बड़ा ले लेने से। तो मेज में कम से कम मीन वो 6-7 बंदों के बैठने की मेज हो, या 6 बंदों की, तो उस पर आप 3 बंदे बैठे तो जरा अच्छे लगेंगे, खुले खुले होके। आपके अपने छोटे फ्लैग्स आपके सामने पड़े हो, चले सामने पीछे लगे हुए हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन तरतीब उनकी होनी चाहिए। माइक्रोफोन जरा थोड़े बेहतर करने की जरूरत है, बहुत करीब किए हुए थे आपने माइक्रोफोन, उसमें आपकी सांस वांस ब्रीदिंग जो है वो नहीं आनी चाहिए। ये तमाम चीजें जो है जाहिर, अब ये आप पे तनकीद नहीं है, आपका काम नहीं है, इसलिए कोई मैं आपका ठट्ठा नहीं उड़ा रहा, ये मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा। ये जो भी लोग आपके साथ हैं जो ये काम करते हैं, दे नीड टू टेल दिस, ऑल टेल्स अ लॉट। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, आपका इक्विपमेंट अच्छा होता है, आपने राफेल गिराया हुआ है, तो जरा बातचीत भी उसी तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की तरफ से जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर था कर्नल सोफिया कुरैशी का, कि उनके सामने मैकबुक थी और उसके ऊपर एप्पल का इतना बड़ा निशान आ रहा था, शी शुडंट बी डूइंग दैट। उनके उस लैपटॉप के ऊपर कवर होना चाहिए था, आई मीन आजकल बहुत स्लीक जैकेट्स मिलती हैं, पता भी नहीं लगता कि कवर है, बहुत स्लीक होती हैं, वो होना चाहिए था। या उनकी अपनी जो यूनिट थी या कुछ थी उसका कुछ लगा होना चाहिए था उसके ऊपर, व्हाई शी वाज प्रमोटिंग एप्पल। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एप्पल के ताबन से हो रही है। तो ये छोटी छोटी बातें उधर भी लैक होता है, इधर भी होता है, लेकिन ये माइन्यूट चीजें हैं, पूरी दुनिया नोट करती है और ये नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं।
अब क्विकली आपको ये बता दें कि डीजीएसपीआर ने भी कुछ बातें बताई, बातें लंबी होगी इसलिए अब एक तो 27 करनी थी एयरफोर्स की, शुक्रिया करना था डीजीएसपीआर का। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि 7 और 8 की रात को भारत ने 4 लॉन्ग रेंज पृथ्वी मिसाइल दागे। डीजीएसपीआर ने कहा अमृतसर की तरफ और एक पाकिस्तान में आया जिसे हमने नकारा बना दिया। 3 अमृतसर में जा गिरे और एक पाकिस्तान में आया जिसे नकारा बना दिया। भारत ने ननकाना साहब में सिखों की मुकद्दस जगह को टारगेट का प्लान बनाया, हमने नाकाम बना दिया। वो शायद चाहते होंगे कि ये बाद में कहें कि ये पाकिस्तानियों ने किया। तो मैंने आपको बताया था अपने पंजाबी व्लॉग में भी कि सिख बहुत करीब फील कर रहे हैं पाकिस्तान के और वो नहीं लड़ना चाहते पाकिस्तान के साथ, बड़ा एहतराम करते हैं जब से उनका वो कॉरिडोर खुला है। तो उनको अब बज़न करने के लिए पहले उन्होंने 3 सिखों की खबर स्पेशली की थी कि उनको मारा है पाकिस्तान की फौज ने गोलाबारी करके, अब ये करने की कोशिश कर रहे थे। ओवरऑल 77 ड्रोन मार गिराए हैं। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तक था, उसके बाद भी ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं डिफरेंट जगहों पर। वो हम सुबह रिपोर्ट करेंगे, आपको भी रात को शायद आ रहे होंगे वो ड्रोन आ रहे हैं और 77 जो है वो मार गिराए हैं। और उसके बाद डीजीएसपीआर साहब ने कहा कि ये 21वीं सदी है, इसमें ये नहीं हो सकता कि आप कहानी गढ़ें और झूठी कहानी गढ़ें बगैर सबूतों के और दुनिया आप पर एतमाद कर ले और एतबार कर ले। शदीद इत्तफाक पहली दफा मैं और डीजीएसपीआर साहब किसी चीज पर इतना शदीद इत्तफाक कर रहे हैं। डीजी साहब शदीद इत्तफाक, और आज 9 मई है, वो भी मैं आपको याद करवा दूं कि आज 21वीं सदी है। 21वीं सदी में ही 9 मई था जिसके सबूतों के बगैर पूरी कहानी घड़ी गई थी, जैसे आज इंडिया घड़ रहा है और आप कह रहे हैं कि 21वीं सदी में ऐसा नहीं चलता। तो हजूर हम भी आपको यही कह रहे थे कि 21वीं सदी में 9 मई ऐसे पीटीआई और इमरान खान पर नहीं डाला जा सकता। सबूत लाइए, सबूत हर तरफ है, बल्कि सबूत लाने की बजाय सबूत मिटाए गए, गायब किए गए। तो ये थोड़ी सी सूरत हाल जो थी ये आपके सामने रखनी थी। फिर डीजीएसपीआर साहब ने इसहाक डार साहब को झूठा करार दे दिया, क्योंकि इसहाक डार साहब ने ये क्लेम किया था कि जो हमारे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनकी मीन हमारे तो डीजीआईएसआई है जनरल आसिम, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम, और उस तरफ जो है वो अजीत डोवल है। तो इसहाक डार साहब ने कहा था एनएसए के साथ रब्ता हुआ है, इन कॉन्टैक्ट है। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। और तो फिर साफी ने सवाल किया, उन्होंने कहा इनडायरेक्ट कोई बातचीत हुई होगी। तो वो जाहिर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आता। इनडायरेक्ट तो कोई बंदा किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है। मीन अगर एक पर्सन एक्स की उनके एनएसए से भी बात हुई है, हमारे से भी हुई है, तो उसे आप कांटेक्ट तो नहीं कहेंगे। कांटेक्ट तो तभी है जब दोनों की बात हो। तो इसहाक डार साहब को उन्होंने झूठा करार दे दिया। कोई नई बात नहीं, इसहाक डार साहब तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद झूठ बोलना शुरू करते हैं। मीन सुबह दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जो भी मीटिंग शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद दबा के झूठ बोलते हैं। तो आदि मुजरिम है, वो हैबिचुअल लायर है, वो झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते। वो जैसे ना जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो उनका मोटो है जो भी कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ये कोई नई बात नहीं है कि उनके बारे में आपने ये कहा। अच्छा जी, फिर अमेरिका की जो स्टेटमेंट है उसको मैंने एनालाइज करना है, लेकिन सबसे पहले मैं वापस जाता हूं जो आज हमारी वो भी बहनी लगती हैं, सोफिया कुरैशी साहबा, कर्नल सोफिया कुरैशी। उनको ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़के लड़कियां बहुत तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने आज शिकायत लगाई है। शिकायत तो नहीं लगाई लेकिन परेशान थी थोड़ी सी। ये उनकी तस्वीर देखिए जरा, थोड़ी सी परेशान थी वो आज। नॉर्मली शी वाज डूइंग फाइन, लेकिन आज वो थोड़ी तंग थी इनसे। उन्होंने बताया कि इस वक्त तो चले मीडिया की तरफ, लेकिन उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 300 से 400 ड्रोन के जरिए दारंदाजी की कोशिश की। वही उन्होंने कहा कि जैसे कल मैंने आपको बताया था कि उस वक्त उन्होंने जो 7 मई की बात की थी, अब ये 8 मई की रात की बात कर रही हैं। तो उन्होंने कल भी कहा था कि 7 मई, और अब उन्होंने कहा 8 मई 2025। हाँ जी, तो प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी साइड से, ये जो हमने उत्तरी और, अगर मेरी हिंदी गलत हो तो उसमें माजरत, उत्तरी और पश्चिमी जो दिशा है उससे पाकिस्तान ने इंटर होने की कोशिश की। 300 से 400 ड्रोन, अल्लाह खैर करे, कोई एक तो चलो चले जाता, कोई एक तो आप पकड़ लेते, वो गिरा लेते, उनका नाकाम बना दिया। पता नहीं अब कैसे नाकाम बनाया, आगे से उन्होंने क्या कहा है, उसको आंख मारी है ड्रोन को कि वापस चला जाओ, वापस चला गया। आई मीन आई डोंट नो, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी को ड्रोन उधर गिरता है, जैसे हमारे तो सारे हर गांव से अब जो खबरें आ रही हैं वो उसे उल्टा पलटा के देख रहे हैं। हमारे तो उधर कोई कहता है मैंने ये वाला हिस्सा जो है फ्रिज बनानी है इसमें से। मीन यकीन कीजिए अभी टाइम नहीं, वरना आपको वीडियो सुनाते, वो लोग कह रहे हैं ये वाला हिस्सा मैंने घर लेके जाना है, इसमें मैंने ये चीज बनानी है, ये एक कबाड़ में इतने का बिक जाएगा। ये तो तब से हो रहे हैं, गांव वाले इकट्ठे होकर बैठे उसको उल्टा पलटा के देख रहे हैं। उनको ये भी नहीं डर लग रहा कि फट ना जाए, इसके अंदर एक्सप्लोसिव ना हो। तो मेहरबानी करके सब मेरी लोगों से गुजारिश है कि इसको टच ना करें, गिरे से दूर रहें, बहुत दूर रहें। मीन 1 एकड़ दूर रह के इसको देखें, और फिर जब आपकी फोर्सेज आ जाएं, जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, लेट देम एग्जामिन कि ये कहीं फटने वाली चीज तो नहीं, फिर उनसे इजाजत लेके देख लें, लेकिन खुद इसको हाथ से हैंडल नहीं करें। तो एक तो इंडिया की ने आज फिर इल्जाम लगाया है कि 300 से 400 ड्रोन के साथ दरअंदाजी की, पाकिस्तान ने उसकी तरदीद की है। फिर इस वक्त जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इंडिया कह रहा है कि अमृतसर, फिरोजपुर और अवंतीपुरा में की एयर बेसिस पर हमला कर रहा है पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान की तरफ से तो अभी तक इसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरे ख्याल तरदीद है पाकिस्तान की तरफ से अभी तक तो। लेकिन इंडियन चैनल्स इसको सबको जो है वो बिल्कुल सामने रख रहे हैं और दबा कर सामने रख रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये वहां पर हुआ है। अच्छा जी, फिर मैंने अमेरिका की एक स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, लेकिन वो बाद में करेंगे। मैं पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से भी डीजीएसपीआर साहब ने 2 नंबरी कर दी है। वो किस तरह से 2 नंबरी कर दी है कि मेरे ख्याल साहिर अली बग्गा साहब का ये गाना था, तराना था, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे जमाने में, तब डीजीएसपीआर साहब ने रिलीज किया था। और ये किया था जब 2019 में तैयारा गिराया था, तो उसमें जाहिर है इमरान खान साहब भी मौजूद थे, तकरीर करते हुए लीड कर रहे थे, वो लीडर थे, नेशनल कौमी लीडर थे। और अब आपके सामने दोनों फुटेज हम रख रहे हैं, और इस तराने को नहीं चला सकते, कॉपीराइट्स होते हैं, लेकिन आपके सामने फुटेज रख रहे हैं। अब जो नई उसी तराने को जो दोबारा से रीलॉन्च किया गया है, उसमें से इमरान खान साहब की तस्वीरें जो हैं वो काट
काट दी गई। ऐसे वैसे दुश्मन भी नहीं करता, यकीन कीजिए। दुश्मन भी जो है वो जो चीज़ होती है, मतलब सो मच सो कि आप किसी भी फौजी मैस में जाएं तो वहाँ जो तख्तियाँ लगी हुई हैं, ये जितने सीनियर ऑफिसर हैं वो या एयरफोर्स में जाएं या फौजी मैस में जाएं कहीं भी, तो जो भी वहाँ पर नेम प्लेट्स या हिस्ट्री लगी होती है किसी यूनिट की, उसमें जो गोरे हैं, जो उस वक्त सिख हैं, जो भी कोई ऑफिसर रहा है उसका नाम वहाँ होता है। ये कभी नहीं किया जाता। ये कोई आपका दुश्मन भी जो उसने आपके साथ लड़ाई की हो, कत्लो गारत किया हो, उसका भी जो हक होता है हिस्ट्री के अंदर, उसको आप मानते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, और आप जो दुश्मनी निभाते हैं या अपनी मुखालफत निभाते हैं वो भी बड़े भरपूर तरीके से निभाते हैं। ये समझ नहीं आई कि तस्वीर हटाने से ये सब कुछ जो है वो क्या हो जाएगा। इसके अलावा भी खबरें थी, लंबा हो गया वीलॉग, वो सुबह रखेंगे आपके सामने। मुझे दीजिए यहाँ से इजाजत। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।